पेज नंबर नहीं, ये तो पेज नॉर्मल सवाल है। पेज 375, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रिच मीर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 आर अंडर प्रिपरेशन। while reviewing the revenues from contracts with customer, जब कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर रेवेन्यू को रिव्यू कर रहे थे, फॉलोइंग मैटर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ऑन यकम अक्टूबर 2019, बस ठीक है, ऑन यकम अक्टूबर 2019 TML, किसी स्वीपर को भेज दें, ऑन यकम अक्टूबर 2019 TML सोल्ड अ मशीन टू चन्न लिमिटेड फॉर ₹2,50,00,000। चन्न का लेवल देखें, कितनी महंगी मशीन लेने आया। सूरज को ना साथ ले आता, ओ पप्पू इधर देख, फुल स्टॉप। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट वुड बी मेड आफ्टर, कैश को ढूंढ, कैश पेमेंट वुड बी मेड आफ्टर 2 years। कैश को ढूंढ, कैश पेमेंट कितने साल बाद? अगर पेमेंट 2 साल बाद तो डिस्काउंट करना पड़ेगा, पीवी पे लाना पड़ेगा। द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड सेल रेवेन्यू ऑफ 25 मिलियन अपॉन डिलीवरी। ये तो अकाउंटेंट की गलती है, इसको जरा छोड़ें। चलें जी, यहां तक आप मुझे पोस्टिंग करवा दें। जी वर्किंग करें। डेटर सेल बुक करनी है आपने पीवी पे, डेट डिस्क्रिप्शन 1/10/19 सेल। अच्छा जी, पैसे 2 साल बाद मिलने हैं, पैसे 2 साल बाद मिलने हैं, तो फिर कौन सा वाला सिनेरियो है? कैश 2 साल बाद मिलने, तो फिर सेल को किस पे बुक करना पड़ेगा, पीवी पे या एफवी पे? कितने पैसे? 25 into 1.1 into 25 into 1.1 रेज़ टू पावर 20.7। अभी ना हमारा ईयर एंड ना देखें, हमने चले जाने दुनिया से, हमारा ईयर एंड ना देखें, अभी ना ट्रांजैक्शन का ईयर एंड देख लें। 30/9/20 जी। अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें 30/9/20 पे खड़े होके। इंटरेस्ट इनकम 20 into 7 into 10%, 2.1 22. अच्छा भाई, साथ साथ पैसे आने हैं या 2 साल बाद पैसे आने हैं? चुप यार, सीए कराने दो। ओरिजिनल एंट्रीज यकम 10/19 को डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 20.7। अच्छा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो या इनकम हो, टाइम बेस पे पोर्शन करनी है। थोड़ा सा इधर उधर भी किए थे मानो। अच्छा 2.1 10 11 12 3 महीने बाद हमारा ईयर एंड हो जाएगा जी। बोलें। डेटर डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 0.52 डन। फर्दर अ कमीशन इज पेड to sales employees for winning the contract। ये कमीशन या बोनस कॉन्ट्रैक्ट विन करने पे दिया है, इसको आपने एसेट बनाना है अगर पीओ सेटिस्फाई हो रही हो ओवर टाइम। पीओ सेटिस्फाई ओवर टाइम नहीं हो रही, ऑन यकम अक्टूबर TML सोल्ड मशीन, और पैसे 2 साल बाद मिलने हैं, पीओ सेटिस्फाई ओवर टाइम नहीं हो रही। ओ बबलूज मेरे भाई, मैंने कहा था अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अगर सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम,
तो आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट एसेट बना के बुक करने, मेरे ख्याल से तो हम डिलीवरी करके फारग हो गए, मशीन बेच दी है, तो क्या ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम सेटिस्फाई हो या ओवर टाइम? तो अगर ये एट टाइम सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि सोल्ड मशीन है या सोल्ड सर्विसेज हैं, तो आप बता दें रेवेन्यू फौरन बुक करना है तो कमीशन को आहिस्ता आहिस्ता बुक करें, कमीशन को भी फौरन। तो ये ना एक्सेप्शन में फॉल करता था। एक्सेप्शन गिन लो बंदे, बस मुझे 2 दफा गिन। अच्छा, तो रेवेन्यू बोलें कि बुक हो गया फौरन। अगर रेवेन्यू बुक हो रहा होता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कल बिल्डिंग वाले सवाल में था, तो फिर कमीशन को भी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इधर रेवेन्यू बुक फौरन हो रहा है, तो लिखें पीओ इज नॉट सेटिस्फाइड ओवर टाइम, इसलिए कमीशन को फौरन एक्सपेंस में डालेंगे। कैसे पता चला पीओ इज नॉट सेटिस्फाइड ओवर टाइम? सोल्ड मशीन। इसे नोट्स रख दो, बांट लेंगे हम। अब्दुल्ला रिलैक्स, इसे ऑफिस बॉय को भेज दो या स्वीपर, कुछ कीमती टुकड़े नीचे पड़े हुए। Further commission paid to sales employee for winning the contract of ₹1 was capitalized and is being amortized over 2 years. ये हमने गलती से कैपिटलाइज कर दिया और इसको क्या कर रहे हैं? अमोर्टाइज। इसका नाम कल हमने रखा था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। कितना जी? ये 1.6। 1.6। इसे कैपिटलाइज कर दिया। ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग एंट्रीज हैं। यू आर राइट। मैं चलते चलते ओरिजिनल में लिखने लग गया। ओरिजिनल एंट्री बता दें क्या? ये एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस। यार कमीशन एक्सपेंस छोड़ो, बस आप इन चक्रों में पढ़ो। बस एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट। क्या पीओ ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है या एट अ पॉइंट इन टाइम? तो फिर कमीशन कब आपने कैपिटलाइज करके अमोर्टाइज करना है? जब पीओ सेटिस्फाई हो रही हो ओवर टाइम। तो कमीशन को कहां डाल देंगे? सीधा सीधा एक्सपेंस में। अब देखते हैं जी रॉन्ग एंट्रीज। पहले देख लें चीज बेचने की क्या एंट्री की है। द अकाउंटेंट रिकॉर्डेड सेल रेवेन्यू एट 25 मिलियन अपॉन डिलीवरी ऑन यकम अक्टूबर 19। यार मुझे ये बताएं कि अगर अकाउंटेंट ने पूरा रेवेन्यू बुक कर लिया है तो क्या इसने फिर इंटरेस्ट भी बुक कर रहा होगा दोबारा? एक्सेलेंट। अकाउंटेंट ने अगर पूरा रेवेन्यू अभी बुक कर लिया है तो क्या ये इंटरेस्ट भी बुक कर रहा होगा? नहीं, तो इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली बुक नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमने सोचा था 20 को अभी बुक कर लेते हैं, बाकी तकरीबन कोई 5 को इंटरेस्ट इनकम के नाम से बुक कर लेंगे, लेकिन अकाउंटेंट ने पूरा ही रेवेन्यू बुक कर लिया। ओके सर, आपको कैसे पता चला पेमेंट नहीं हुई? ओ भाई 2 साल बाद होनी है, डेटर इसलिए डेबिट किया। सवाल में कोई लिखा नहीं हुआ, कंडीशन लगी हुई है, तो अनकंडीशनल राइट है, इसलिए मैंने क्या डेबिट कर लिया? डेटर। Further commission paid to sales employees for winning the contract was capitalized and is being amortized over 2 years. Is capitalized पहले तो देखें ना। Further commission was capitalized, इसकी एंट्री गलत बताएं, and amortized की गलत एंट्री बताएं। Contract cost डेबिट, कैश की एंट्री वो भूल नहीं सकता, और इसको amortize की है। मुझे नहीं पता सोल्यूशन में क्या लॉस यूज हुए, सीधा सीधा रखें एक्सपेंस, बस एक्सपेंस नहीं, कैश क्रेडिट नहीं, अमोर्टाइज हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट टाइप जो खोला हुआ है हमने, ना 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 लॉजिकली चलो, इतनी अकल तो अकाउंटेंट में होगी। 1.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3/12, 0.2। सर माना कि हम बड़े हो गए हैं, लेकिन सर फिर भी ज़रा रेक्टिफाइंग एंट्री ज़रा बता दे, मेरे से बनती नहीं होती कभी कभी। पेड़ मालूम बनना यार, कुछ अकाउंट होते हैं जो डेबिट हुए होते हैं, देख लें डेबिट हुए हैं या नहीं हुए उस अमाउंट से, क्रेडिट होने वाले हुए हैं उस नई अमाउंट से, वो रेक्टिफाइंग एंट्री करके दे दें। चलें आज आपकी आखिरी रिक्वेस्ट के ऊपर सीए इंटर की आखिरी रेक्टिफाइंग एंट्री कर लें। नहीं, अगले सवाल में भी है। डेटर कितने से डेबिट होना चाहिए था? 20.5। एक कंसोलिडेटेड एंट्री भी हो सकती है और हर एक को सामने रख के अलग अलग एंट्रीज भी हो सकती हैं। डेटर डेबिट कितने से होना चाहिए था? 20 से और 0.52 से। कर पढ़ रहे हैं कैलकुलेटर पे? 20.7 प्लस 0.52, 21.22 से डेबिट होना चाहिए था। हो कितने से गया? 25 से। कितने से क्रेडिट कर दें? 3.78।
मैं इन दोनों को इकट्ठा लेके चल रहा हूँ, आप इसको अगर अलग अलग लेके चलें तो फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। मैं इन दोनों एंट्रीज को इकट्ठा लेके चल रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद करना ये होता है, इसके बाद करना ये होता है दानिश एसी ऑफ। अच्छा लेटर हो गया फारग। अब हम फारग, अच्छा सेल कितने पे बुक होनी चाहिए थी, 20.7 हो कितने पे गई, 25 पे तो क्या करें, डेबिट कर दें। डेबिट कर दें कितने से, 4 पॉइंट। सही है। अच्छा इंटरेस्ट इनकम बुक होनी चाहिए थी, नहीं हुई, कितने से, 0.52 0.52। नेक्स्ट अगली बात, एक्सपेंस डेबिट कितने से होना चाहिए था, 1.6 से 0.2 कितने से हुआ, 0.27 तो एक्सपेंस को क्या करें, कितने से, 1.4 से 1.4 से। कैश क्रेडिट होना, इसको तो फारग कर देना, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए था, कैपिटलाइज हो गया है, इससे किताबों से कितने से निकालें, 1.4 से और नीचे आपने लिख के आना एग्जामिनर के लिए अगर सही किया तो चलें जी, खामोश, कैमरे की आंख देख रही है। अच्छा यार ये रॉन्ग नहीं होती, ये होती है पास्ट बाय अकाउंटेंट, असल में ये पास्ट बाय अकाउंटेंट होती है, और ये जी रेक्टिफाइंग एंट्री। चलें जी आगे, पॉइंट 2, TML entered into a contract to manufacture a specialized machine। इधर एक उस क्लास में बच्चा बैठा होता था, समझ आ गई, आपने पूछा था सवाल पिछली क्लास में, उसने पूछा था कि बताना है आपने। TML entered into a contract to manufacture a specialized machine for Dhan Limited at a price of 30 million। The contract meets the criteria for recording the revenue over time। बबलू आई विल गले मिल यू, तूने खुद ही बता दिया ये रेवेन्यू कैसे बुक करना है, होले होले। मोबाइल पे लगे हो कैलकुलेटर पे, अच्छा ओवर टाइम तंग कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये कोई नहीं, ये होता होता है आखिरी दिनों एट द ईयर एंड में दिस मशीन रेवेन्यू कितना बुक करना है, रेवेन्यू 30। द कॉन्ट्रैक्ट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ओवर टाइम, एट द ईयर एंड 60% वाज कंप्लीट एंड इट वाज 60% कंप्लीट है तो 60% रेवेन्यू बुक करेंगे, एंड इट वाज एस्टिमेटेड एट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ, ओ पुत्र हमारे साल तो बता दे कितनी कॉस्ट है, एंड इट वाज एस्टिमेटेड एट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ 10 million वुड बी इनकर्ड। फर्दर कॉस्ट कितनी है, 10। The contract meets the recording criteria at the year end machine was 60% complete। और ये अंदाजा है कि डेटा फर्दर कॉस्ट ऑफ 10, फर्दर कौन सी होती है, जो इस साल होगी, जो होनी है, कॉस्ट ऑफ 15 टिल ईयर एंड हैज बीन के आगे छोड़े जरा, पता नहीं क्या क्या कर दिया इसने। इस साल कितनी हुई है, तो वो मैं जरा डेटा बनाने की कोशिश करता हूँ, जो हम पहले डेटा क्वेश्चन का बनाते होते थे। डेटा क्वेश्चन का जरा निकालने की कोशिश करें बाहर। कॉस्ट इनकर्ड इन द ईयर बोलें, इन द ईयर 15। At the year end machine was 60% complete, it was estimated further cost of 10 would be incurred, cost of 15 is incurred till further कितनी, मुझे एस्टिमेटेड फर्दर चाहिए जैसे आज के नोट्स के पहले सफे पे लिखा हुआ है, या मुझे टोटल चाहिए, टोटल कॉस्ट 25, अच्छा, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कॉस्ट बेस पे या सवाल ने दे दी, सवाल ने दे दी, कितने परसेंट। ये सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद, सीए कराने दो, ये सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके ऊपर विशाखा काली पट्टी फिलहाल लगा दें,
काली पट्टी लगा के पहले मुझे P&L एज ऑन और फॉर द ईयर बना दें, लेकिन अब इतने बड़े हो गए हैं, एज ऑन और फॉर द ईयर बराबर होगा क्योंकि पहला साल है, तो एज ऑन और फॉर द ईयर बराबर होगा। हाँ, अगर आपने रेवेन्यू ऊपर लिखना होता है टोटल तो वो भी लिख लिया करें। रेवेन्यू टोटल कितना है? टोटल 30, ये भी लिखना होता है, लिख लिया करें। ये डाटा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब इसकी बेस के ऊपर P&L एज ऑन भी वही है और फॉर द ईयर भी वही है। सेल पकड़ें और कॉस्ट ऑफ सेल पकड़ें। कॉस्ट ऑफ सेल पकड़ें 25 और इस पे लगा दें 60%, और सेल कितनी पकड़ें, इस पे कितना लगा दें 60%। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि इसने 15/25 करके शायद निकाली है परसेंटेज, कॉस्ट वाली ही निकाली है 15/25। अच्छा, 25 × 60%, 30 × 60, 18। इन दोनों की ओरिजिनल एंट्रीज मुझे बताएं। सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ, कैश आ गया होगा, द कॉन्ट्रैक्ट मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। पता नहीं कैश आया नहीं आया, मैं जरा नजर मारता हूँ क्योंकि मुझे अब कैश डेबिट सेल क्रेडिट या डेटर डेबिट सेल क्रेडिट मुझे देख के करना पड़ेगा। टिल ईयर एंड हैज बीन इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। एक तो इसने ये काम किया कि 15 मिलियन को कोई क्लोजिंग स्टॉक टाइप चीज बना दिया है। एंड रिसीट ऑफ 11 हैज बीन क्रेडिटेड टू, रिसीट कितनी हुई है? सिर्फ 11। बाकी डेटर है, कोई कंडीशन वगैरह नहीं लिखी हुई। कैश डेबिट कितना? 11। बैलेंसिंग आएगा और सेल 18 7। थोड़ा जान दिया करो थे। नहीं कोई मसला नहीं यार। अच्छा, डन। अच्छा, इस 15 की एंट्री कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। यार इन्वेंट्री क्रेडिट की जगह हम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। हम इन्वेंट्री टाइप अकाउंट खोलते हैं या ईंट बजरी सीमेंट खरीदते हुए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टाइप अकाउंट खोला था? याद करें कल वाली क्लास, जो बड़ी सी बिल्डिंग हमने बना के दी थी इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज, तो ईंट बजरी मटेरियल लेबर का खर्चा दिया हुआ था उसमें। रिवाइज कर लेना, मटेरियल लेबर का खर्चा उसमें दिया हुआ था। कौन सा सवाल था ये लेक्चर नोट्स में? हम इन्वेंट्री टाइप अकाउंट खोलते हैं या हम अकाउंट खोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टाइप? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टाइप। जरा नजर मारते हैं, जरा नहीं पूरी नजर ही मार लेते हैं। ये देखें, जिस वक्त हमने सैलरीज पे की थी, सब कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए थे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदा था, तो इन्वेंट्री टाइप अकाउंट ओपन किया था या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टाइप? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और मेरे ख्याल से जब कॉस्ट ऑफ सेल को शिफ्ट किया था तो एंट्री की थी कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। यार कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट इज नथिंग एल्स, ये वो वाइपर हैं, स्वीप है, क्लीनिंग मटेरियल के लिए जो हमने खरीद के रखा हुआ है, या वो ईंट बजरी सीमेंट है जो हमने बिल्डिंग बनाने के लिए रखा हुआ है। तो इसको इन्वेंट्री अकाउंट भी कह सकते हैं या इनको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट अकाउंट भी कह सकते हैं। चलें जी, कितने से? लेकिन यार एक एंट्री मेरे ख्याल से इससे पहले कर लें, वो ज़रा अच्छी होगी। वो क्या कि ये 15 के सामान खरीदा भी तो होगा बाजार से, तो अगर ये एक एंट्री मैं ऊपर डाल दूं, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी ईंट बजरी सीमेंट बाजार से खरीदने भी गए होंगे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट, ताकि ज़रा तसल्ली से हमें बात समझ आ जाए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी जी? ये भी लकीली 15 ही है। अब आप मुझे बता दें कि हमने इन्वेंट्री अकाउंट खोला या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अब या तो इसको बाहर ले आओ ताकि इस जैसा लगे, तो अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं तो फिर इधर भी कंसिस्टेंसी के लिए इसका नाम क्या रख दें? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, और ब्रैकेट में क्या लिख दें? इन्वेंट्री। भाई ये एंट्री सेल की है और ये एंट्री कॉस्ट ऑफ, लेकिन क्या बोतल बेचते हुए सेल और कॉस्ट ऑफ सेल बुक करते हैं या पहले बोतल खरीदते भी हैं? खरीदते भी हैं। अब ज़रा पढ़ने की कोशिश करें उसने क्या एंट्रीज की हैं। आज मैं रॉन्ग एंट्रीज आप पे छोड़ रहा हूँ। पहली एंट्री मैंने अपनी तरफ से किया, कोई बच्चा नहीं भी करेगा इतना शायद वो आई कैप पनिश ना करे, लेकिन पहली एंट्री आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है ये जो खर्चा हुआ है इस साल वो हुआ होगा, तो इनकर हुआ होगा तो हमने रिकॉर्ड किया ना। गलतियां पढ़ें जी इसकी।
कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन इनकर्ड हैज बीन इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये यहीं पड़ा हुआ है, इसको नहीं छेड़ा। कॉस्ट इनकर्ड हैव बीन इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब भाई ये रॉन्ग एंट्री नहीं होती, असल में ये होती है एंट्री पास्ड बाय अकाउंटेंट। अकाउंटेंट हैज येट इंक्लूडेड इट इन बोले 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 इन्वेंट्री। ये अभी तक इन्वेंट्री में पड़ी हुई है। डन। अगला काम क्या किया, इसका मतलब ये भी कॉस्ट ऑफ सेल में शिफ्ट। द बॉटल परचेज्ड इज स्टिल इन इन्वेंट्री, इट मींस के कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री नहीं हुई। तो पहली गलत एंट्री पड़ी, कॉस्ट ऑफ 15 हैज बीन इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक एंड रिसीट ऑफ 11 इज रिकॉर्डेड इन सेल एंड रिसीट इज रिकॉर्डेड इन सेल। कितने से? 11 से। अब तीसरा कॉलम कौन सा बन जाएगा? रेक्टिफाइंग एंट्रीज का। तो एक भाई उस दिन ये पूछ रहे थे सर रॉन्ग एंट्री क्यों लिख रहे हैं? नहीं, ये रॉन्ग एंट्री नहीं होती, होते ये एंट्रीज अकाउंटेंट ने पास कर दी हैं। ये वाली करनी थी, कर दी। सर आपको कैसे पता चला? सवाल में लिखा हुआ है डेट इज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री, डेटा डेबिट कितने से? 7 से। और असल में वो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भूल गया है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट या इन्वेंट्री। ईंट बजरी सीमेंट खरीदना कॉन्ट्रैक्ट के लिए से इन्वेंट्री भी कहा जा सकता है। बोतल खरीदी जाती है बेचने के लिए और ईंट बजरी सीमेंट खरीदी जाती है बिल्डिंग बना के बेचने के लिए। कितना? आप मुझे कैसे पता चले ये एंट्री नहीं हुई? उसकी इन्वेंट्री में नजर आ रहा है 15, इसका मतलब है अभी ये एंट्री नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हाथी निकल गया। नहीं सूंड कर लें आज, पर दुनिया बदल गई है, तेज हो गई है दुनिया, सूंड रह गई है। ये वर्किंग है, ये वर्किंग है, वो एंट्रीज है। नहीं नहीं, F2 के बच्चे का ना होता है, ये वर्किंग होती है, वो एंट्रीज होती हैं। अच्छा जी, अब एक तो मिसाल हमारी वो रह गई है जिसमें ये भाई पिशावरी चप्पल लेके आए थे, उसकी जन एंट्रीज करनी है। और एक हमने क्या रिवाइज करनी है, सिर्फ प्रेजेंटेशन। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, वही वाली है। अच्छा यार, इस्तग़फ़ार पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी नमाज़ पढ़ने जा रहा था तो नमाज़ पढ़ते जाते हुए वैसे ये सोचना चाहिए अल्लाह एक एक कदम पर एक एक नेकी दे रहे हैं, दर्जा बुलंद कर रहे हैं, ख़ता माफ़ कर रहे हैं। लेकिन जब मैं पढ़ने जा रहा था तो सोच रहा था प्रेजेंटेशन की कोई समरी आपको बना दूंगा, तो ये मैंने एक समरी सोची थी, तो ये आपके सामने है। नहीं यार, अभी ना तस्वीर खींचो, इसकी एंट्रीज मुझे बताते रहो। बड़ा ना आसान हो गया है। पहले गुड्स डिलीवर हुई ना ना ना, सबर सबर, हौसला बबलूस, सब नोट करने का टाइम दिया जाएगा, यानी कि तस्वीर खींचने का। अच्छा, पहले गुड्स डिलीवर हुई, एंट्री सोचें, पहले गुड्स डिलीवर हुई और राइट टू मनी भी एस्टेब्लिश हो गया, डेटा डेबिट। सवाल आया पेपर में, पहले गुड्स डिलीवर हुई लेकिन कोई कंडीशन लगी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, सेल क्रेडिट। तो जरा डीप डाउन जब सोचें तो जब भी सेल हो या डेटर डेबिट होगा या कॉन्ट्रैक्ट एसेट। इस डायग्राम से हम इंशाल्लाह उस दिन वाले सवाल भी गुजारेंगे और आज वाले कुछ नए सवाल भी गुजारेंगे। लेकिन अगर गुड्स डिलीवर ना हो, पहले पैसे आ जाएं, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी,
ना गुड डिलीवर हो, ना पैसे आए, लेकिन राइट टू रिसीव मनी स्टेब्लिश हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसलेबल हो, तो राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश हो गया, रिसीवेबल डेबिट, लाइबिलिटी कार क्रेडिट। लेकिन अगर राइट टू रिसीव मनी है लेकिन मैं अपनी सेल से मुकर सकता हूं, तो फिर एंट्री डेबिट, खाली डेबिट से क्या खेलना है, रिसीवेबल डेबिट करने की जरूरत नहीं है, फिर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी और रिसीवेबल की एंट्री ना करें। ये हमने 4 एंट्रीज व्हाइट बोर्ड पे 4 कॉलम बना के पहले दिन की थी और ये 5वीं एंट्री अगले दिन की थी। आई होप नाउ इट्स वेरी क्लियर। सेल वाली 2 एंट्रीज हैं, जैसे गुड डिलीवर होंगी 2 एंट्रीज, और अगर गुड डिलीवर ना हो पैसे आए तो 1 एंट्री। एंट्रीज बता दें जी, रिसीवेबल डेबिट, लेकिन अगर कोई कंडीशन लगी हो तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, अगली एंट्री मुझे पता है जब कंडीशन रिमूव हो जाएगी, डेटर डेबिट कॉन्ट्रैक्ट, पहली एंट्री जी, कैश और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट, रिसीवेबल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, नो जर्नल एंट्री। इस दिन नहीं होगी, बाद में फिर किसी दिन हो जाएगी। चलें जी, तस्वीर खींच लें। ये जो होते हैं ना रिसीवेबल, इसे कहते हैं ड्यू हो गए हैं पैसे। रिसीवेबल का क्या नाम होता है? ड्यू हो गए हैं पैसे। और रिसीवेबल को हमने क्या नाम रखा था? अनकंडीशनल राइट। बस ठीक है, नोट करने का टाइम अब फिर आप मुझे बताइएगा, जब वो कार्ड वापस करने जाएंगे उस वक्त आप नोट कर लीजिएगा। कंट्रोल M, ये इसकी एक नई कॉपी खुल गई, पिछली कॉपी ऑल टैब करके अपनी जगह पे है। ये अलग से ट्रेनिंग हो रही है आपकी। अच्छा, ऐसे करके बड़ा हो गया ये। अच्छा नेक्स्ट, वो उस वाले सवाल निकालें, उस वाले सवाल एग्जाम्पल्स। यह रहने दो, गुजारा चल रहा है। फिर जब आप कार्ड देने जाओगे ना, तब हम अपना कार्ड खेलेंगे। अपने कार्ड्स रोक के रखा करें, हर वक्त खेला ना करें। अच्छा, मौका देख के, गहरी बात। अच्छा, प्रेजेंटेशन, इस तरह नहीं कहते मिली नहीं रही सर को, कहते हैं मैं बैठा हूं, पता नहीं उसकी वजह से शायद सर को नहीं मिल रही। अच्छा नहीं लगा, अच्छे बच्चे हो आप। पेज 350 आप। चलें जी, कैश इज रिसीव्ड, गुड्स आर सोल्ड। कैश इज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी, गुड्स आर सोल्ड ऑन 31 जनवरी। यार ये पेज नंबर वही वाला जो पेज 350। अब आप कैश इज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी, गुड्स आर सोल्ड ऑन 31 जनवरी। देखें जी, ढूंढे रानिस कौन सा सिनेरियो। कैश इज रिसीव्ड पहले, कैश इज रिसीव्ड, गुड्स आर सोल्ड। गुड्स सोल्ड को छोड़ें, कैश पहले आ गया, क्या एंट्री बनेगी? गुड्स आर सोल्ड, goods are sold and the entity has unconditional right to receive money. Debtor debit डन। आपकी आंखें इधर उधर जानी थी, मैं उधर जानी है, सबसे कोने वाले पे। रिपीट करा लो। गुड्स आर सोल्ड, ढूंढे, गुड्स आर सोल्ड वो वाला, एंड अनकंडीशनल राइट, तो डेटर डेबिट। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? गुड्स आर सोल्ड, द राइट टू रिसीव विल बी एस्टेब्लिश आफ्टर क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। गुड्स आर सोल्ड बट राइट विल बी लेटर ऑन एस्टेब्लिश, तो कंडीशनल राइट तो है ना अभी, तो कॉन्ट्रैक्ट एस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट नहीं, वो ईंट बजरी सीमेंट वो और चीज है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। राइट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 मार्च, डेट से रखिएगा।
राइट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन यकम मार्च। यकम मार्च को राइट एस्टेब्लिश हो गया ऑन यकम मार्च एट टाइम ऑफ मेकिंग नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स ऑन 15 मार्च। गुड्स बताएं कब है? 15 मार्च। कैश 18 मार्च। मैं कहां खड़ा हूं? क्लास में। हद होगी। यकम मार्च गुड्स डिलीवर 15, कैश मैं कहां खड़ा हूं? यकम मार्च। क्या मैं कह सकता हूं नो कैश नो डिलीवरी है यकम मार्च को? यकम मार्च को नो कैश नो डिलीवरी। इफ देयर इज नो कैश नो डिलीवरी द राइट टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश्ड। राइट टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश्ड एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमने किया था? सेम डेटा इज क्वेश्चन 4 बट द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिलेबल। ठीक है, इस सवाल में आ जाएं। बट द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिलेबल। मैं किस दिन खड़ा हूं? यकम मार्च को। डिलीवरी 15 कैश 18 ना वो सिनेरियो है ना वो सिनेरियो है। नो कैश नो डिलीवरी ऑन यकम मार्च। राइट टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश्ड बट कैंसिलेबल। डन। अब ना मैं आपको स्टैंडर्ड के ओरिजिनल सवाल कराने लगा हूं जिनसे ये सवाल बने हुए थे। अब आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को ज़रा एब्जॉर्ब नहीं करना, एब्जॉर्ब कर लिया है, थोड़ा सा दही बनानी है अंदर, यानी कि सोचना है। अच्छा, मैं आपके सामने ना छुपा रहा हूं कि ये सिनेरियो कौन सा है। आपने बस इतना सा पढ़ लें, किताब ना खोलें। किताब ना खोलें। यकम जनवरी 2008। उधर ही रहने दे, चलो ठीक है। एक्स लिमिटेड यकम जनवरी 2008 एक्स लिमिटेड एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी इन एक्सचेंज फॉर रुपीज 1000। ठीक है जी। प्रोडक्ट ए इज टू बी डिलीवर्ड ऑन, प्रोडक्ट ए कब डिलीवर होनी है? 28 फरवरी को। और प्रोडक्ट बी 3 महीने बाद। द प्रोमिसेस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी आइडेंटिफाइज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एक मशीन होगा, एक कोई प्रिंटर होगा। द प्रोमिस टू ट्रांसफर आर आइडेंटिफाइड एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। रुपीज 400 इज एलोकेटेड टू प्रोडक्ट ए, ये इसकी सेल बन जाएगी। एलोकेटेड यानी उसने एलोकेशन वगैरह कर दी है। रुपीज 600 इज एलोकेटेड टू प्रोडक्ट बी। एक्स रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड डेटर। एक्स रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड डेटर व्हेन जब क्या होगा? रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड डेटर, यानी डेटर क्या क्या मतलब? इट्स कंडीशनल राइट। व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड, जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा तब डेटर बुक करना है। एक भाई ने बोला है ये चौथा सिनेरियो है, मैं 4 चपेड़े मारूंगा। द एक्स रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड डेटर व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। ये भाई समझ रहे हैं कि राइट एस्टेब्लिश हो गया। और जिस वक्त नो के इन्होंने पता क्या समझा? इन्होंने पढ़ा उधर से यकम जनवरी की डेट पढ़ के इन्होंने सोचा है ना कैश ना डिलीवरी। ये जब इन्होंने सोचा तो इन्होंने सोच के कहा नो कैश नो डिलीवरी। ये सोच के यकम जनवरी की डेट सोच के इन्होंने समझा शायद यकम जनवरी को ही राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश हो गया है। हालांकि यकम जनवरी को राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश नहीं हुआ। सवाल में देखते हैं राइट टू रिसीव मनी का एस्टेब्लिश हुआ है। The X Limited record revenue and debtor when control is transferred। इसका मतलब है 28 फरवरी को सेल भी होनी है और डेटर भी बुक होना है। तो क्या नो कैश नो डिलीवरी के वक्त राइट है या डिलीवरी पे राइट है? डिलीवरी पे राइट वाला सिनेरियो ढूंढे। गुड सेल हो गई है, डिलीवरी हो गई है 28 को।
और डिलीवरी भी होगी और साथ डेटर भी बोलते डेटर भी बुक हो गया है, तो सेल इज रिकॉर्डेड एट दिस टाइम। तो ये तो नॉर्मल सवाल था इंट्रो की क्लास वाला, यानी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। आप बता दें 28 फरवरी को हम क्या एंट्री करेंगे? यार पैसे पूछे कब आने हैं उसने नहीं बताया, कैश की एंट्री अभी मैं नहीं करा। 28 को बोले कितने से जी? 400 से। और मशीन बी के लिए भी वही लाइन पढ़ लें, वी विल रिकॉर्ड रेवेन्यू एंड डेटर व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। तो इधर तो कंट्रोल ट्रांसफर होने से पहले डेटर बुक होता था, ये अलामत है इस पॉइंट की। समझ आ गई अब बात? तो कौन सा वाला सिनेरियो है? पहला वाला। डन डन। अगर पेपर में क्या लिखा हो, द रेवेन्यू इज रिकॉर्ड, द डेटर इज रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड, तो जनरल एंट्रीज देख के सिनेरियो ढूंढे। द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन गुड्स आर, ये जो सिनेरियो होता है ना मेरे भाई, इसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ होता, लेकिन राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश हो गया होता है। इधर कब राइट टू रिसीव मनी एस्टेब्लिश होना है? नो डिलीवरी या ऑन डिलीवरी? तो ऑन डिलीवरी डेटर कब बुक होता है? ढूंढे जरा, ऑन डिलीवरी कब डेटर बुक होता है? कितने लोगों को पहला ही सिनेरियो लगा था? कितने लोगों को चौथा लगा था? डन हो गया? पहला दोबारा समझा दूं। कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ है? तसल्ली से बात करते हैं, क्या जल्दी है? कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ है? नहीं ठीक है यार, कोई मसला नहीं। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ है? 1 जनवरी को, ठीक है। राइट टू रिसीव मनी कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1 जनवरी को। राइट टू रिसीव मनी कब एस्टेब्लिश होगा? जब चीजें डिलीवर होंगी। अब ढूंढने कौन सा वाला सिनेरियो है? पहला वाला सिनेरियो है। तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, और अगली भी डेटर डेबिट कितने से? 600 से। ये जी रिसीवेबल की डेफिनेशन पढ़ें। इट इज एन अनकंडीशनल राइट टू मनी, इट इज एन अनकंडीशनल राइट टू मनी एंड इज प्रेजेंटेड सेपरेटली एज अ, इट इज एन अनकंडीशनल राइट, कंडीशनल नहीं। डेटर की डेफिनेशन बताएं। रिसीवेबल इज एन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव मनी। आर राइट टू रिसीव इज अनकंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशन ना पूरी होनी हो, सिर्फ वक्त गुजरने का इंतजार हो। डेटर क्यों डेबिट में करता हूं? बस डेटर डेबिट कर लेने का इंतजार है। जैसे ही वक्त गुजरना कोई कंडीशन नहीं है, जैसे ही वक्त गुजरेगा इससे क्या ले लूंगा। अब आप डेटर की डेफिनेशन बताएं। डेटर इज एन अनकंडीशनल राइट, डेटर इज एन, चलें जी, अल्लाह करे कि अगली एग्जाम्पल आप सही करें, किताब से नहीं देखी। On 1 January 2008, X Limited enters into a contract to transfer product A and B to Y Limited in exchange for ₹1000. Product A is to be delivered on 28 February and product B is to be delivered on 31 मार्च। डिलीवरीज कब है? 28 फरवरी और 31 मार्च को। अच्छा, the promise is to transfer product A and B are identified as separate POs and 400 is allocated to A and B. Revenue is recorded when control of each product to Y. रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होगा जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा। अब आप मुझे बता दें कंट्रोल ट्रांसफर किस दिन होना है? 28 फरवरी को। इस दिन रेवेन्यू बुक होगा। अभी रेवेन्यू की साइड बात करें, अभी डेटर की साइड की बात नहीं कर रहा। और इसका रेवेन्यू कब बुक होगा? 31। ये ना भी बताता तो ऑब्वियस सी बात थी। पेमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ ए इज डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी ऑफ बी। इसका मतलब है जब मैं 1 जनवरी पे खड़ा हूं तो ए का राइट टू रिसीव मनी मेरा बिल्कुल भी नहीं है। चौथे सिनेरियो की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। 1 जनवरी को नो कैश, नो डिलीवरी एंड
नो राइट टू रिसीव मनी। अब समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट? नो कैश नो डिलीवरी। यकम जनवरी को खड़े होकर मुझे बताएं, देयर इज नो कैश नहीं आया ना अभी तक। डिलीवरी होगी या 28 फरवरी को नहीं है? 28 फरवरी को नहीं है। नो कैश नो डिलीवरी एंड नो राइट टू पेमेंट। बल्कि राइट टू पेमेंट तो काफी लेट जाके एस्टेब्लिश होना है। तो ये सिनेरियो तो फारिग हो गया। अगला सिनेरियो, कैश सवाल में गिवन नहीं है, तो गुड डिलीवर अल्लाह का शुक्र है हो रही है। अब अगर गुड डिलीवर हो रही है सवाल में किस दिन? 28 फरवरी को। तो 28 फरवरी को मैं डेटर डेबिट करूं या कॉन्ट्रैक्ट एसेट? पेमेंट फॉर डिलीवरी ऑफ ए इज डिपेंडेंट ऑन डिलीवरी ऑफ बी। डेट इज कंसिडरेशन ऑफ 1000 इज ड्यू। डेटर कब बुक कर सकते हैं? ओनली आफ्टर एक्स हैज ट्रांसफर्ड बोथ। जब दोनों ट्रांसफर कर देंगे तब डेटर बुक कर लेंगे। तो जब एक ट्रांसफर करें तो क्या करें? सेल तो कर दी, सेल तो कर दी। जब दोनों ट्रांसफर कर देंगे तो डेटर बुक कर लेंगे। जब एक ट्रांसफर करें तो फिर क्या करें? आप बता दें 28 फरवरी को क्या एंट्री करूं? कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट सेल क्रेडिट 400 से। और जिस दिन मैं दूसरी डिलीवरी करूं 31 मार्च को, उस दिन डिलीवरी भी हो गई, पहली का भी राइट एस्टेब्लिश हो गया और दूसरी का भी राइट एस्टेब्लिश हो गया। डेटर फुल अमाउंट से डेबिट कर दूं। कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू और बी के बेचने पे पूरा डेटर डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट और रेवेन्यू क्रेडिट। डन। आई होप आपको फायदा हो रहा है, ट्राई करें। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पढ़ लें कॉन्ट्रैक्ट एसेट की। ये ढूंढें जरा और काटें किताब से 8.2 ये लाइन काटें। अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज, डेफिनेशन बताएं जी कॉन्ट्रैक्ट एसेट की। इट इज अ, ऊपर वाली लाइन काटे ना। अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज अ राइट टू मनी इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स। इट इज अ राइट टू मनी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज अ right to money. Contract asset is a right to money in exchange of goods. It is a right to money in exchange of goods. Debt is transferred to customer. Good is, but right is conditional on something. वक्त गुजरने की वजह से वो नहीं, वक्त तो गुजर ही जाना है। किस पे कंडीशनल है? वक्त का इंतजार है या किसी डिलीवरी का इंतजार है? बी की डिलीवरी, बी प्रोडक्ट डिलीवर होगी तो बुक कर सकेंगे ना डेटर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एसेट की डेफिनेशन है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट की डेफिनेशन जरा मुझे याद करवाएं एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज अ राइट टू रिसीव मनी that it has transferred to customer but right is conditional on something. अच्छा जी, ये दो डेफिनेशंस हमारी हो गई। एक किसकी? रिसीवेबल की, दूसरी कॉन्ट्रैक्ट एसेट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा सिनेरियो ना 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 किताब में ना ढूंढें, किताब में नाम लिखे होंगे। X Limited enters into सॉरी अच्छा X Limited enters into a contract to transfer product A and B. रिवाइंड करो यार वीडियो। to product A and B to Y Limited in exchange for rupees 1000. X Limited can invoice their full amount on 31 जनवरी। पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे। कैन इनवॉइस द फुल अमाउंट, फुल अमाउंट उससे मांग सकता हूं, फुल अमाउंट मांग सकता हूं, बिल भेज के उससे फुल अमाउंट मांग सकता हूं। ये हाँ अनकंडीशनल राइट, एक्सेलेंट। आप कह रहे हो पैसे आएंगे, कैश नहीं डेबिट हो रहा, प्लीज कैश के बारे में सवाल बताया करेगा। इस दिन मैं उससे पैसे मांग सकता हूं, इसका मतलब है शायद वो बिलावल टाइप सिनेरियो बन रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी ना डिलीवरी हुई है ना और कुछ हुआ है तो मेरे से पैसे मांग सकते हो। X कैन इनवॉइस द फुल अमाउंट ऑन 31 जनवरी। मेरे ख्याल से अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। अच्छा, यू कैन इनवॉइस दिस फुल अमाउंट ऑन 31 जनवरी। तो इस दिन क्या मेरा बन गया? राइट टू रिसीव। इसका मुश्किल सा नाम है अनकंडीशनल राइट। इसको डेटर कहते हैं।
डेटर कब बुक करूं जी? 31 जनवरी को। लेकिन सवाल कह रहे हैं कि डिलीवरी कब होनी है? 28 फरवरी को ए की, और बी की 31 मार्च को। द प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट ए एंड बी आर अंडर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन चार्ज टू रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। आप बता दें इस सवाल में पैसों का पूरे सवाल में कहीं जिक्र नहीं है। पैसे पहले आए? नो, पैसे पहले सवाल में नहीं आए। अच्छा, अगली बात, डिलीवर करने पे राइट बना या डिलीवर करने से पहले? डिलीवर तो अभी हुई नहीं, डिलीवर कब होनी है? 28 फरवरी को। क्या मैं 31 जनवरी को खड़े होके 31 जनवरी को खड़े होके मैं 3 बातें करूंगा आपसे। 31 जनवरी को खड़े होके नो कैश, एग्रीड। 31 जनवरी को खड़े होके नो डिलीवरी, कब होनी है? 28 फरवरी को। तो इस सवाल की पता है क्या अलामत है? आसान सी। इस सवाल की अलामत यह है कि डिलीवरी और कैश हुआ नहीं करेगा, उससे पहले कह दिया करेगा डेटर बुक करो, ये इसकी अलामत हुआ करेगी। नो कैश डन, नो डिलीवरी डन, और तीसरी बात राइट टू रिसीव मनी इज एस्टेब्लिश, ये इंडिकेशन हुआ करेगी चौथे सिनेरियो की। तो राइट इज एस्टेब्लिश। बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्या ले? नॉन कैंसिलेबल। बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट को क्या ले? नॉन कैंसिलेबल। आप बता दीजिए क्या एंट्री करेंगे? किस दिन? रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट किस दिन? 31 जनवरी को। और फिर लायबिलिटी खत्म करते रहें, थोड़ी सी 28 फरवरी को खत्म कर दें और थोड़ी सी 31 मार्च को। डेटर डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। सवाल में लिखा हुआ है हो सकता है कैश आ गया हो, आई के अपने ऐसे एज्यूम किया है, ये अगर कैश आया होता तो सवाल बताता। लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट 28 फरवरी को, और 31 जनवरी को बताएं लायबिलिटी डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट। अब जी हमारी आखिरी डेफिनेशन है, डेट इज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन 2 तरीके से देगा, इस तरीके से भी देगा, इस तरीके से भी देगा, 2 तरीके से। एक कैसे देगा? पैसे आ जाए और डिलीवरी ना हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है, या पैसे ना आए लेकिन पैसे ड्यू हो जाएं तो भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर लेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन देने लगा। किसमें? जैसे ये वाला सवाल था उसमें हमें मतलब अब इसमें और इसमें फर्क कैसे करेंगे? इसमें पैसे आ गए होंगे, उसमें पैसे नहीं आए होंगे। कैन इनवॉइस का मतलब ये नहीं कि पैसे आ गए हैं, कैन इनवॉइस का मतलब है कि पैसे मांग सकते हैं। कैन इनवॉइस का मतलब ये नहीं पैसे आ गए, कैन इनवॉइस का मतलब है पैसे मांग सकते हैं। डेफिनेशन जी हमारी आखिरी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। A contract might require a payment in advance. A contract might require a payment in contract liability, or allow the supplier to write to an amount of consideration that is ये वाला। A contract might require a payment in, or a contract might require the supplier seller a right to amount of consideration before it transfers the goods or services. no goods are transferred, no goods are transferred। ये किसकी डेफिनेशन है जी? Contract liability. कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में 2 चीजें आती हैं। नंबर 1, ईदर यू रिसीव द कैश एंड डू नॉट डिलीवर, और राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश एंड नो गुड्स आर डिलीवर। इसको फारिग कर दें बस। अच्छा, एक और बात छोटी सी, in these cases the supplier present the contract as a contract liability when the payment is made or when the payment is due, when the payment is made or when the payment is due। अच्छा, अगली लाइनें काट दें, ये मतलब बता दें कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मे बी प्रेजेंटेड एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये उसने स्टैंडर्ड ने इजाजत दे दी है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अगर आपको पसंद नहीं तो अनएंड इनकम नाम रख दो इसका, या एडवांस फ्रॉम कस्टमर। नो थैंक यू एट ऑल। पेज 354 पे रहें और ये सवाल करें। कैंसलेबल एंड नॉन कैंसलेबल कॉन्ट्रैक्ट ऊपर लिखा हुआ है, ये सवाल करें। ये सबसे मजे का 4 सिनेरियोज में से सोचें।
ऑन यकम जनवरी एंटिटी एंटर्ड इनटू अ कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर अ प्रोडक्ट टू कस्टमर ऑन 31 मार्च। डिलीवरी कब होनी है जी? 31 मार्च को। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है? द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कस्टमर टू पे पैसे ऑन द कॉन्ट्रैक्ट 31 जनवरी को वो पैसे मांग सकता है। द कस्टमर पेज द पैसे ऑन यकम मार्च। द एंटिटी ट्रांसफर्स द प्रोडक्ट ऑन 31 मार्च। एक मिनट। यकम जनवरी को एंटिटी एंटर्स इनटू अ कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफर अ प्रोडक्ट टू कस्टमर ऑन 31 मार्च। तो आराम से चलें। 31 मार्च को क्या होनी है? डिलीवरी। तसल्ली से चुप। द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर द कस्टमर टू पे मनी ऑफ 1000 इन एडवांस ऑन 31 जनवरी। 31 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट कह रहे कि यू आर सपोज टू पे मनी। मुझे तो लग रहा है इसने पैसे दे देने चाहिए इस दिन, लेकिन अगर ना दे तो इसका मतलब है सेलर के मांगने का हक बन गया था, उसने पेमेंट थोड़ी डिले कर दी है। सुने, द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर द कस्टमर टू पे। अबे पे कर मुझे 31 जनवरी को। कस्टमर कहते हैं सॉरी यार मैं आगे कम मार्च को पैसे दूंगा। आपको क्या फीलिंग आ रही है 31 जनवरी को? एक्सेलेंट, राइट टू रिसीव इज एस्टेब्लिश्ड। राइट टू कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक राइट आपका एस्टेब्लिश हो गया है। इस दिन क्या हो गया? राइट टू रिसीव मनी। राइट टू रिसीव मनी को क्या कहते हैं? अनकंडीशनल राइट या डेटर। इस दिन एस्टेब्लिश हो गया राइट टू रिसीव। कस्टमर ने सुस्ती की, पेमेंट कब की? यकम मार्च को। अब मोहतरम आपको सारा पढ़ लें। जब 31 जनवरी को राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो जाए तो एंट्री तब कर सकते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट 31 जनवरी को, अगर कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल हो तो एंट्री कर सकते हैं, कैंसिलेबल हो तो एंट्री नहीं कर सकते। अब सवाल में जरा देख के, नहीं मैं कुछ और बातें पूछ रहा हूं। मैं अभी खड़ा हूं 31 जनवरी को। 31 जनवरी को खड़े होकर मुझे बताएं कैश आ गया? शुक्र है, ये वाला सिनेरियो लग रहा है, कैश नहीं आया। 31 जनवरी को खड़ा हूं, डिलीवरी हो गई है। अच्छा, कोई बंदा कहेगा सर मैं तो यकम जनवरी को खड़ा हूं जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। चल ठीक है पुत्र, इधर से चल। मैं यकम जनवरी को खड़ा हूं जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कैश आया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डिलीवरी हुई है। कैन आई बिल दिस अमाउंट और कैन आई डिमांड दिस अमाउंट? तो इसका जवाब भी नो राइट हो गया ऑन यकम जनवरी। यकम जनवरी को नो कैश, नो डिलीवरी, नो राइट। बट ऑन 31 जनवरी नो कैश, नो डिलीवरी, बट देयर इज अ राइट। सो व्हाट शुड आई डू नाउ? नथिंग। लेकिन यार मुझे फिर आप बता दें, अगर मैंने 31 जनवरी को कोई एंट्री नहीं करनी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है, तो पैसे आने और डिलीवरी की एंट्री तो बता दें यार। पैसे आने और डिलीवरी की एंट्री तो बता दें। कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, ये एंट्रीज तो हम करेंगे ना पेपर में, ये तो नहीं कोई इनको भी करके ना आए। तो क्या एंट्रीज बनी जी? कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। नोट करें जी। इस दिन मैंने एंट्री क्यों नहीं की? कैंसिलेबल है। ना यकम जनवरी को एंट्री, ना 31 जनवरी को एंट्री। कैसे पता चलेगा? हर डेट पे खड़े होकर देख लें। दो ही तो डेट्स हो सकती है तो दो ही तो डेट्स होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट की डेट हो सकती है और एक डेटर बनने की डेट हो सकती है। छोड़े पर एक बात मैं करने लगा। तो यकम जनवरी को खड़े होकर तीनों चीजें पूछ लें अपने आप से, 3-4 चीजें पूछ लें। तो यकम जनवरी को खड़े होकर नो कैश, नो डिलीवरी, नो राइट, तो इसलिए यकम जनवरी को कोई एंट्री नहीं। इस दिन एंट्री हो जाती है अगर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता? नॉन कैंसिलेबल। अच्छा जी, अब द सेम फैक्ट्स एक्सेप्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ नॉन कैंसिलेबल। कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ। अब जी यकम जनवरी को खड़े होकर देखें, नो कैश, नो डिलीवरी, नो राइट।
द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कस्टमर टू पे ऑन 1000। जब मैं उसे कह रहा हूं 1000 पे करे तो मेरा डेटर बन गया। अब राइट एस्टेब्लिश हो गया, नो कैश नो डिलीवरी, राइट इज एस्टेब्लिश एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन। इसलिए बता दें इस दिन क्या एंट्री होगी, रिसीवेबल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। और रिसीवेबल कब खत्म होगा, जब पैसे आ जाएंगे। और रेवेन्यू कब बुक होगा। आप बताएं, प्रेजेंटेशन की रिवीजन की जरूरत थी ना, मुझे भी फील हो रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा जी। अल्हम्दुलिल्लाह, और वही आखिरी सवाल। बबलू इधर आओ। बैग दे दो। देसी तरीके से जरा बैग डालो। स्टिक में लटकाऊं ना। ठीक है, चलो। आई नो। भाईजान ₹1,00,000 तो उतरे रहे। अच्छा जी मोहतरम, ये कौन है, सेलर। ये कौन है, सेलर। ये कौन है, सेलर। और मैं बाटा हूं, बायर। ठीक है भाईजान, चेक कराएं जूते। अच्छा, इसने ये आप रखिए। अच्छा, ये मैंने इससे जी जूते भी ले लिए और इसका गट्टू भी ले लिया। आप बता दें, मैंने इसको करनी है पेमेंट। मैंने इसको करनी है पेमेंट। ठीक है जी, 100 रुपया मैंने इसको दे दिया। अब मोहतरम आप मुझे जो है ना, मैं आपके जूते जो है ना, ये खुडे लाइन लगाने लगा हूँ। मैं इसके जूते खुडे लाइन लगाने लगा हूँ, फारक करने लगा हूँ। सेलर, ये कौन है, सेलर। अब आप मुझे बता दें, इसके पास पैसे कितने आए हैं। 100 रुपया कैश डेबिट सेल, इसके पास 100 रुपये आए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मुझे 10 रुपये दे दे, कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर, तो 10 रुपये, जिसमें ये कहे कि आप शेल्फ बनाएं और ये जरा अच्छी जगह पे रखें। अच्छा जी, ये 10 रुपये मेरी जेब में आ गए। अब आप मुझे बता दें, इसके जेब, चुप प्लीज, खत्म करने मगरिब तक। इसकी जेब में आए कितने, 100। इसकी जेब में आए कितने, यार ये एंट्री समझानी पड़ेगी। इसकी जेब में आए कितने, 100। इसकी जेब से गए कितने। इसके लिए नेट पैसे कितने आए, 90। तो सेल को मैं क्या करके बुक करूं, 90 करके बुक करूं। डन। थोड़ा सा मैं ट्रांजैक्शन को बदल रहा हूं, थोड़ा सा ट्रांजैक्शन को मैं बदल रहा हूं भाईजान। ये था सेम डेट को, ये सेम डेट को था। ये मेरे पास भाईजान आए और इन भाईजान ने आके कहा कि यार वो ना, मैं चंद दिनों में ना आपको इंशाल्लाह कुछ जूते डिलीवर करूंगा। मारूंगा नहीं, डिलीवर करूंगा। चंद दिनों में मैं आपको कुछ जूते डिलीवर करूंगा, आप मुझे दे दो 10 रुपए। आप जरा शेल्फ वगैरह बना लें। कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर, आप मुझे 10 रुपए दे दें। अच्छा, इन्होंने मुझे 10 रुपए दे दिए, मैंने 10 रुपए जेब में डाल लिए। ये क्या एंट्री करें, अभी तो इन्होंने सेल बुक नहीं की। वो तो मैनू भी पता है, वो तो मैनू भी पता है, कैश क्रेडिट बड़ी गल की थी तू बबलू। सेल डेबिट कर दें,
नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट कहाँ से आ गया बीच में? चपेट मारे। कॉन्ट्रैक्ट एसेट तब डेबिट होता है जब सेल क्रेडिट हुई हो, और पूरी रात रोंदे रहे। और भाईजान जिंदगी में कॉन्ट्रैक्ट एसेट सिर्फ तब डेबिट कीजिएगा जब क्रेडिट क्या हुई हो? सेल। कौन सी सेल क्रेडिट हुई है? डिलीवरी हुई नहीं चीजों की। अच्छा एक काम मैं करता हूँ, 1 मिनट, इसका मुझे जरा खर्चा बुक करने दें फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। ये इसका क्या हो गया? खर्चा बुक हो गया। डन। अब बता दें क्या ये मुझे पैसे देंगे शेल्फ्स वगैरह बनाने के लिए? तो इस बेचारे का खर्चा हो गया। अब कल को जब ये आएगा मेरे पास कि भाईजान ये चीज़ें ले लें, तो अब मैं इससे ये चीज़ें खरीदूंगा और चीज़ें खरीद के इसको 100 रुपये में दे देता हूँ। अब तो मैं 100 रुपये अलग से दूंगा ना, उससे नेट से एंट्री कर ली थी। अब क्या एंट्री करेगा ये बंदा? खुशी खुशी, अल्लाह का शुक्र है बानो कैश डेबिट हो गया, बेगम बानो कैश डेबिट हो गया और सेल क्रेडिट हो गया। एक मिनट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, इस एंट्री में मुझे बताएं, अगर मैं P&L के मुंह पे जाके इन दोनों को नेट करके प्रेजेंट कर दूं तो आपको कोई मसला तो नहीं होगा? तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा। वो बोले हमारा ऑब्जेक्टिव मीट हो जाएगा। तो इस एंट्री को ना इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई हल नहीं है। क्या पहला सिनेरियो क्या था? ये जिस दिन आया उसी दिन इसने मुझे जूते बेचे, मैंने इसको कितने रुपए दिए? 100 रुपए। उसमें से इसने मुझे, अब नेट इसके पास कितने हैं? तो ये एंट्री कर ले, अल्लाह का शुक्र है जूते बेच के कैश डेबिट 90 रुपए, सेल क्रेडिट 90 रुपए। लेकिन मैंने सिनेरियो को थोड़ा बदला। मैंने कहा ये मुझे पहले ही पैसे देके चला गया था। अब अगर ये पैसे देके चला गया था तो ये अकाउंट ना सेल को खाने के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसा ही है ना? सेल को खत्म करना है ना, सेल को कम करना है हमने। ये अकाउंट सेल को, इधर देखना मेरे, ये अकाउंट सेल को खाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये अपना खर्चा सा बुक कर ले, और खर्चा बुक करके बाद में सेल पूरे 100 पे बुक कर ले। अब बता दें क्या एंट्री बनी? कैश डेबिट सेल। लेकिन अगर मैं इस एंट्री को ऐसे कर दूं कि वो एक्सपेंस अकाउंट किताबों से खत्म कर दूं, ये जरा ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? ये ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा कि ये अकाउंट अजीब सा मुझे लग रहा था क्योंकि इसकी कोई तुक नहीं थी। ये अकाउंट खत्म करके मैं क्या डायरेक्ट P&L के मुंह पे डाल दूं? सेल। आई विल क्लासिफाई सेल ऑन द फेस ऑफ P&L। अब बता दें इस सिनेरियो में भी सेल मेरे P&L में 90 जा रही है, इस सिनेरियो में भी। चलिए जी नोट करें। कैश क्या मतलब? यार उधर जा यार, ठहर जाओ सारे, इधर देखो। और ये एक ही है, ये एंट्री और ये एक ही है। कटिंग करना मैं शुरू करता हूं। अब आप लोगों से मैं फिर रोलने तो रोलें। एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया, कैश डेबिट क्रेडिट 90 हो गया। ये लो यार, hence proved E is equal to MC square। अब समझ आ गई? तो ये एंट्री कटवा दें आप मेरे से, कटिंग करवा लें, बाल ला कटिंग करवाएं, कटिंग करवा के भी क्या एंट्री बनी? ये एंट्री बनी। अब आप खींच लें तस्वीर, अगर आपने तस्वीर खींचनी है, कट कटा के एंट्री यही बन जानी है। तो जिस दिन ये मुझे पैसे दे उस दिन मैं क्या बुक कर लूं? जिस दिन मुझे पैसे दे, ये सेलर मुझे पैसे दे, सेलर मुझे पैसे दे। जिस दिन सेलर है भाई, ये जिस दिन सेलर मुझे पैसे दे शेल्फे बनाने के बाटा को, तो मैं तो सेलर की एंट्री कर ले, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और बाद में क्या एंट्री कर ले? डन। चलें जी, अब मैं कोशिश करता हूं वो वाला सवाल हो जाए। एग्जाम्पल 8 निकालें जी, हमारी आखिरी एग्जाम्पल आज की, जुमे की नहीं, आज की, जुमे को इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल 8। इसको आप ऐसे ही लिखें जैसे मैंने किया था। ये तो मैंने आपको साबित करने के लिए किया था ना। जी बड़ी, एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर
एन एंटिटी, मगरिब से इशा हम वो स्टैंडर्ड वाली वीडियो बनाएंगे। एन एंटिटी enters into a 1 year contract to sell goods to customer. An entity enters into a 1 year contract. An entity कौन है? ये भाई। A seller enters into a 1 year contract to sell goods to customer that is a large global, मैं large global सेल हूँ बाटा। यार बस करो ना, समझ लो, फिर उससे जान हो जानी है, फिर बीच में एंट्री छोड़ के चले जाएंगे। द कस्टमर, मैंने वादा किया कि मैं तुमसे 15 मिलियन की चीज़ें खरीद लूँगा, तो लिखें सेलर के लिए ये सेल है, मैं खरीदूंगा, तो फॉर सेलर ये सेल है। बुक में ढूंढ रहा है यार, मैंने तुझे मारना है। एग्जाम्पल 8 आज के नोट्स में, आज के नोट्स निकाल और कैचअप भी निकाल बैग से, चल आज के नोट्स। एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स टू अ कस्टमर। इसने मुझे कहा कि जी मैं आपको पेशावरी चप्पल बेचता हूँ, चलो होगी दानिश बात, मुकमुका हो गया, चलो अब बस। That is a large global chain of retail stores. The customer, कस्टमर के ऊपर लिखें बाटा, कस्टमर के ऊपर लिखो बाटा। बाटा commits to buy 15 million of products during the year. बाटा ने कितने की चीजें खरीदनी है? 15 की। तो फिर ये पेशावरी चप्पल वाले ने कितने की बेचनी है? 15 मिलियन की। The contract also requires the entity, seller, वो जो गट्टू डाल के आया था, the entity to make a payment of 15 lakh to at inception of contract, at जी। ये सवाल की निशानी क्या हुआ करेगी? ये सवाल की निशानी ये हुआ करेगी कि एंटिटीज तो पैसे लेती हैं, ये सिनेरियो ऐसे जिसमें एंटिटी पैसे दे रही है। तो अब 1 जनवरी को मुझे बताएं क्या एंट्री होगी? 1 जनवरी 2008 बोलें। एक्सपेंस डेबिट, ये बाद में सेल को खाने में अकाउंट यूज हो जाएगा। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितना जी? 15 लाख रुपया। इसकी नेचर मैं आपको बताता हूं। ये भाई हैं सेलर, इन्होंने जूते फिर किसी दिन मुझे बेचने हैं और पैसे कमाने हैं, तो मुझे पैसे रिश्वत के तौर पे देके जा रहे हैं कि भाईजान कोई अपनी जगह सेट कर लो, चीज़ें सेट कर लो, अभी रिश्वत रख लो, तुम थोड़े से पैसे मेरे से रख लो, 15 लाख रुपया, तो ये पैसे रख लो और फ्यूचर में जब मैं चीज़ें लाऊंगा ना तो सामने बड़ी बड़ी करके रखना। तो सेलर मुझे पैसे आज देके चला गया। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और कहते हैं अपनी शेल्फे वगैरह बेहतर कर लो, शेल्फों पे शीशा लगवा लो। 30 जून को 6 मिलियन की चीजें डिलीवर करके चला गया गट्टू रख के, और 6 महीने बाद, और अगले 6 महीने बाद कितने की चीजें मुझे बेच के चला गया? भाईजान 15 मिलियन का रेवेन्यू नहीं बुक होना, रेवेन्यू नेट करके बुक होना है। 15, 6 और 9 करके बुक नहीं होना, रेवेन्यू 13.5। आपको पता है कि सेलर ने खोया क्या? 1.5 और पाया 15, तो रेवेन्यू कैसे बुक होगा? नेट करके। अब आप मुझे ये बता दें कि कैलकुलेटर पकड़ के ना ये परसेंटेज निकाल लें, कैलकुलेटर पकड़ के ये परसेंटेज निकाल लें। 1.5 डिवाइडेड बाय 15, 10% रेवेन्यू मैंने इसका लूज करवाना है, 10% रेवेन्यू का इसका नुकसान करवाना है। इसका आप तरीका बता दें। 30 जून को जब डिलीवरी होगी तो डिलीवरी के वक्त पैसे तो अल्लाह का शुक्र है पूरे इन्वॉल्व होंगे। सेल पूरी बुक होगी या 90%? 90%, क्योंकि 10% सेल को मैंने फारिग कर देना है। टोटल सेल 15, उसके अगेंस्ट खर्चा, तो सेल कितने परसेंट खाई जाएगी? 10%। सेल में 90% पे बुक करूंगा और खर्चा फिर 10% से खत्म हो जाएगा। पहले मुझे बताएं इस एंट्री में कैश मुझे कितना आएगा? ऑन 30 जून 6 मिलियन की चीजें बेचती हैं, तो कैश कितना आया? 6 मिलियन। अब मेरा मशवरा है कि सेल को ना परसेंटेज लगा के निकालिएगा। 6 मिलियन इंटू 90%, 5.4 मिलियन। तो आप 10% सेल खा लें
या बैलेंसिंग कर दें, जो मर्जी कर दें। 6 लाख। इस सवाल में मैंने क्या किया था, फौरन सारी चीजें बिकवा दी थी, इधर थोड़ी देर बाद। बाकी चीजें जब बिकेंगी 31 दिसंबर 31 दिसंबर 8 को। कैश 9 से तो ये जो बंदा घर से जूते लेके आया है, एक बार याद रखिएगा, अब मैंने इसको पूरे पैसे देने हैं। वजह क्या है, मैंने इसको 15 लाख इसलिए देने हैं कि ये 15 मिलियन, मैंने इसको 15 मिलियन इसलिए देने कि ये पहले ही मुझे कितने दे गया हुआ है, 1.5 मिलियन। अब जब ये चीज़ें लेके आएगा तो मैं कहूँगा चलो अच्छा हुआ यार, तुम अगली भी चीज़ें लेके आ गए। मैं इससे कैश कितना लूँगा, 9 मिलियन। अगर सेम डेट को चीज़ें हो जाती ना तो हम वैसे ही नेट कर लेते हैं। कैश डेबिट 9 मिलियन। 8.1 सेल में कितनी बुक करूं, 90%, क्योंकि मेरी सेल खाई जानी है 10% से। 90%, 8.1 मिलियन, 0.9 और इसके बाद एक्सपेंस एक्सपेंस 0.9 मिलियन, 9 लाख 9 लाख। कैलकुलेटर पकड़ के देखें, सेल 13.5 पे बुक होनी चाहिए। इन दोनों को जमा करें, इन दोनों को जमा करें, 13.5 मिलियन। सेल किस पे बुक होनी चाहिए, 13.5 मिलियन। तो मसला बड़ा आसान सा था। क्या असूली तौर पे दोनों बंदों को पैसे सेम डे लेने देने चाहिए। तो फिर एंट्री बनती है कि कैश डेबिट सेल क्रेडिट 13.5। लेकिन अगर सेलर मुझे पैसे पहले दे जाए तो सेलर बेचारे के पैसे डूब गए। सेलर की एंट्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। इसके बाद सवाल यह है कि सेल कितनी बुक करनी है और एक्सपेंस, वो आपकी मर्जी है। आप यहां से परसेंटेज निकाल के देख लें कि 10% सेल खाई जानी है या 90% बुक होनी है। दोनों एक ही बात है ना, 10% सेल खाई जानी है या 90% बुक होनी है। अब जब पैसे आ जाए मेरे पास तो कैश डेबिट 90% सेल बुक कर दूं और 10% को खत्म कर दूं। तो ये 6 मिलियन का 10% भी यही बन रहा है। लेकिन यार बेहतर है इसके लिए ना प्री पेड एक्सपेंस का लफ्ज़ यूज़ कर लें। एक्सपेंस ऐसे कोई P&L टाइप चीज़ लगती है, तो प्री पेड टाइप का लफ्ज़ यूज़ मैंने सोल्यूशन में किया हुआ है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अच्छा ये एक रिवीजन प्लान भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो भी IFRS वाली वीडियो अपलोड होनी है ना, IFRS स्टैंडर्ड वाली, उसी के शुरू में मैं आपको ये दिखा दूंगा। तो ठीक है, क्लोज करो, नमाज के बाद मिलते हैं।